अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मियाँ अकेडमी। आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 के इकोनॉमिक्स के चैप्टर नंबर 12 के लेक्चर नंबर 3 को डिस्कस करेंगे, जिसमें हमने लास्ट जो लेक्चर 2 था ना, हमने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के मकासद वगैरह पढ़े थे और आज जो है हम इसको आगे फर्दर कंटिन्यू करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है WTO, ये आपको पेपर में MCQs के तौर पर आ सकता है कि ये किसका मुखफ़फ़ है, तो आपको ये पता होना चाहिए वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, आसान सही है। नेक्स्ट टाइम तो ये आपको बोर्ड के शॉर्ट क्वेश्चंस में आया हुआ है कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आप क्या जानते हैं या मुख्तसर नोट लिखें, तो आपको ये पता होना चाहिए। यहाँ से लेके मैंने इतना मार्क कर दिया, जो आपको यानी ये नीचे वाला या ऊपर वाला जो आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट और इजी पॉइंट लगते हैं, आपने एज अ शॉर्ट क्वेश्चन निकाले हैं। 5 to 6 लाइन्स आपकी मस्ट होनी चाहिए शॉर्ट क्वेश्चन की। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। 8 साल तक जारी रहने वाले मुज़ाकरात के बाद अप्रैल 1994 ये बात मराकश में जो है हुई थी एक कॉन्फ्रेंस, जिसका नाम बाद में उन्होंने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन रख दिया था। और इसमें 1944 में जो है ब्रिटन वुड कॉन्फ्रेंस के नतीजे में गैट, ये भी आपको आ सकता है GATT, जनरल एग्रीमेंट टैरिफ एंड ट्रेड, ये भी इंपॉर्टेंट है। जो मैनेजमेंट की बुक्स होती है ना, उनमें आगे आप ये फर्दर पढ़ेंगे कि ये इसमें क्या क्या हुआ था। बट फिलहाल जो है आप ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए कर लें, क्योंकि जब आप यूनिवर्सिटी लेवल पे जाएंगे तो अगर यानी किसी स्टूडेंट ने मैनेजमेंट में जाना होगा, कुछ जो है होती हैं कंपलसरी बुक्स होती हैं कि पढ़नी ही होती हैं। सो ये जो है आपने पढ़नी होगी, तो उसमें जो है हम देखेंगे कि ये गैट क्या है, ये आगे ना मैनेजमेंट की बुक्स में आती हैं। सो ये आपको अभी फ़िलहाल जो है ये मुखफ़फ़ पता होना चाहिए, जनरल एग्रीमेंट टैरिफ एंड ट्रेड। ठीक है, वजूद में आया था, इसका बुनियादी मकसद ये बताओ। सो यानी इसको आपने एज अ शॉर्ट क्वेश्चन कर लेना है। इसमें यानी कोई इंपॉर्टेंट ऐसी चीज़ नहीं है कि मैं आपको समझाऊँ जो आपको समझ नहीं आ रही। सो इसको आपने एज इट इज़ ही याद कर लेना है। नेक्स्ट टाइम तो ये इसके मकासद आ जाते हैं। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये भी आपने क्या करना है शॉर्ट क्वेश्चन के लिए तैयार कर लेने हैं। यहाँ पे पॉइंट्स लिखे हुए हैं, आपने भी पेपर में पॉइंट्स बना कर ही पेपर में अटैम्प्ट करना है इस क्वेश्चन को। बैनुल अक़वामी तजारत को आज़ाद करना, कोटा, टैरिफ, आने क्या होते हैं सब्सिडीज़, यानी जो हुकूमत देती है, लाइक खाद वगैरह पे होगी, किसानों को सब्सिडीज़ मिलती है। लाइक ₹1,00,000 की अगर कोई है मेडिसन वगैरह, वो 70,000 की मिल रही है, तो ये 30,000 जो आपको यानी छूट मिल रही है, ये क्या होगी, सब्सिडी होगी। सो इसको ख़त्म करना है, ये बाकी चीज़ें, सो इसको आपने मकासद को भी याद कर लेना है। नेक्स्ट आए तो यहाँ पे WTO के माहदात हैं। आपने क्या करना है, जो चीज़ें मैं आपको स्किप करवाती हूँ, जस्ट आपने इसको रीड आउट क्लास में करना है कि अगर कोई MCQs आ जाए तो आपको पता हो, अदरवाइज शॉर्ट क्वेश्चन में या लॉन्ग क्वेश्चन में आने के उसके चांसेस नहीं होते बिल्कुल भी। सो इसको भी आपने माहदात को जस्ट रीड आउट कर लेना है। नेक्स्ट टाइम तो माहदा बराए ज़राअत है, इसके पॉइंट्स वैसे ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मे बी कि इस दफ़ा यानी जो है पेपर सेटर्स वो डाल दें शॉर्ट क्वेश्चन में, अदरवाइज लॉन्ग क्वेश्चन में नहीं आएगा। बट मे बी इसको जिन स्टूडेंट्स ने करना है कर लें, अदरवाइज इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये आपका हो गया। नेक्स्ट आए तो तजारत से मुतल्लिक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ये कौन कौन से हैं। ये जो होंगे कंप्यूटर के स्टूडेंट्स होंगे, उनको पता होगा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स क्या होते हैं। कि लाइक कोई चीज़ आपने बनाई, कोई सॉफ्टवेयर डिज़ाइन किया, ये जो हम करवाते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स वगैरह से, सॉफ्टवेयर डेवलपर से, तो ये जो होते हैं ना, उनके पास राइट्स आ जाते हैं कि हमारी प्रॉपर्टी, जिस तरह ज़मीन होती है उसकी प्रॉपर्टी के होते हैं ना आपके पास कागजात वगैरह, उसी तरह से इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स होते हैं कि हमारा ये सॉफ्टवेयर है, लाइक मैंने किसी से या मैंने किसी को बना के दिया है सॉफ्टवेयर कोई एक वर्जन, तो वो क्या होगा कि वो उसका राइट होगा कि वाकई किस तरह से उसको यूज़ करता है, कोई और उसके चीज़ को यूज़ ना करे। सो ये क्या होता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, कि उसका एक हक होता है कि ये कोई चीज़ उसकी कोई यूज़ ना करे। लाइक कोई पिक्चर है, आम एग्जाम्पल मैं आपको समझाऊँ, सॉफ्टवेयर की नहीं समझ आ रही आपको, जैसे कोई आपकी कोई वीडियो वगैरह है, तो आपका उस पर इख्तियार है कि आप किसी को जो है वो यूज़ करने दें कहीं चीज़, लाइक किसी ने असाइनमेंट वगैरह बनानी है तो आपके पिक्चर यूज़ कर सके या ना कर सके, ये आपका राइट है कि आप उसको अलाउ करते हैं कि नहीं। सो इसी तरह से जब सॉफ्टवेयर की इंडस्ट्रीज़ में आप आते हैं, सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करवाते हैं लोग, बड़ी बड़ी कंपनियों में जब डिज़ाइन होते हैं ना सॉफ्टवेयर, तो उनके पास इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स होते हैं, जिसकी वजह से ये यहाँ पे बता रहे हैं कि उसका जो है ना अमेरिका जैसे ममालिक का मुतालबा है कि चूँकि ज़्यादा ये रिसर्च वगैरह है, तो ये आपने एक दफ़ा रीड आउट कर लेना, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट आए तो WTO के पाकिस्तान पर असरात हैं। इसको भी ज़राअत पर असरात कौन कौन से हैं कि यानी पॉजिटिव जो भी आए हैं इनके, कि उन्होंने मशीनरी वगैरह में इजाफा हुआ है या टेक्नोलॉजी में इजाफा हुआ है, जस्ट आपने इसको रीड आउट कर लेना है, कोई इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है। उसके अलावा सनतों पर असरात है, तो वाज़नी अदायगियों पर असरात है, इसको भी जस्ट आपने रीड आउट करते जाना। अगर कोई में भी कि वो शॉर्ट क्वेश्चन में डाल दें, तो आपका चॉइस में जो आते हैं ना आंसर क्वेश्चन होते हैं, वो जो है ना वो आपके निकल जाए। नेक्स्ट आते हैं बैरूनी शरह मुबादला, फॉरेन एक्सचेंज रेट।
ये भी आपके बोर्ड के शॉर्ट क्वेश्चन में आया हुआ है, सो इसको आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। शरह मुबादला से मुराद वो शरह मुबादला क्या होता है, फ़ॉरेन कंट्रीज़ का जो यानी रुपया पैसा होता है ना, लाइक हम पाकिस्तान में रहते हैं, हमारे यहाँ है क्या करेंसी यूज़ होती है, रुपये यूज़ होते हैं, यानी 5,000 1000 500 इतने यानी रुपये में यूज़ होते हैं। लेकिन अगर हम यहीं पे यानी अपनी कंट्री चेंज करते हैं, लाइक यूएसए में चले जाते हैं तो वहाँ पे डॉलर्स होंगे, और किसी कंट्री में चले जाएं वहाँ पे पाउंड होंगे, यूरो होंगे, सो इस तरह युआन होंगे। सो ये कितनी ज़्यादा जो करेंसीज़ वगैरह है ना, इसको हम यानी दूसरे ममालिक की कंट्रीज़ को हम क्या कहेंगे, फ़ॉरेन, ठीक है, फ़ॉरेन रेट। अब वो देखना हमने कि क्या होता है। शरह मुबादला से मुराद वो शरह है जिस पर किसी एक मुल्क के ज़र यानी करेंसी का तबादला दूसरे मुल्क के ज़र से किया जाता है। लाइक अगर आपके पास डॉलर्स पड़े हुए हैं, आपने किसी यानी आपने रुपए में उसको कन्वर्ट करना है, चेंज करवाना है, तो ये क्या उस पर शरह यानी उस पर जो रेट होगा ना, जिस पर वो शरह जिस पर किसी मुल्क की एक करेंसी जो है दूसरे मुल्क की करेंसी में चेंज होती है, इसको यहाँ पे कह रहे हैं शरह मुबादला। ठीक है, मुबादला से आपने याद रखना है दूसरे ममालिक की करेंसी है। ठीक है, बल्फाज दिगर यानी दूसरे अल्फाज में शरह मुबादला एक्सचेंज रेट क्या होता है, किसी एक मुल्क की करेंसी दूसरे मुल्क की करेंसी में कीमत होती है। ठीक है, उसके अलावा ये यानी 3 डेफिनेशन बताई हुई हैं जो आपको इजी लगती है आप कर लें। उसके अलावा ये जो तवाज़नी शरह मुबादला है ये भी बोर्ड के शॉर्ट क्वेश्चन में आया हुआ है, सो इसको भी आपने अच्छे तरीके से करना है। वो क्या है, तवाज़न किसे कहते हैं, हमने यानी आपकी जो फर्स्ट ईयर की बुक थी उसमें पढ़ा हुआ है। तवाज़न क्या होता है, लाइक तलब और रसद में बराबर होना, मसावी होना किसी चीज़ का। सो अब यह क्या कह रहे हैं, तवाज़नी शरह मुबादला यानी अपने मुल्क की करेंसी की तलब और रसद जो है ना आपस में बराबर हो जाए, वो शरह मुबादला जिस पर ज़र की मंडी में बैरूनी करेंसी की तलब और रसद क्या हो बाहम मसावी होते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, तवाज़नी शरह मुबादला। नेक्स्ट आते हैं तो यहाँ पे आ जाता है शरह मुबादला की इकसाम है। अगर आपको शॉर्ट क्वेश्चन में शरह मुबादला आता है तो आपने डेफिनेशन और आगे टाइप्स लिखनी है, और अगर टाइप्स में अगर डिफरेंस आ जाता है तो आपने लाइन लगा के फिर दोनों साइड पे जो है ना अपनी डेफिनेशन वगैरह लिखनी है। ठीक है, सो ये आपको अपने याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट आए तो यहाँ पे आ जाता है मुअय्यन शरह मुबादला और लचकदार शरह मुबादला। ये क्या होते हैं, इनमें डिफरेंस आ जाते हैं पेपर में, सो ये भी आपको पता होना चाहिए। मुअय्यना शरह मुबादला का तयन किसी भी मुल्क की ज़री एजेंसियाँ यानी मरकज़ी बैंक करता है, और ऐसी जो है ना शरह पे बैनुल अक़वामी जो लेन देन होता है ना होता है। बैनुल अक़वामी यानी ममालिक का आपस में चीज़ों का लेन देन होना। इसके फ़ायदे हैं, इसको भी आपने तैयार करना है। ये भी एज अ शॉर्ट क्वेश्चन है, इसमें समझाने वाली कोई चीज़ नहीं है जो मैं आपको समझाऊँ, इसीलिए जो है ना ये लेक्चर छोटा बनेगा। उसके अलावा नुकसानात हैं, इसको भी आपने देख लेना है। पॉइंट्स बने हुए हैं, जस्ट आपने इसी तरह से याद कर लेना। अगर आपको इतने इंपॉर्टेंट नहीं है पॉइंट, बट आपने लास्ट में याद करने हैं कि अगर आज से पेपर में तो पता हो आपको। लचकदार शरह मुबादला क्या होता है, लचकदार शरह मुबादला इस निज़ाम के तहत शरह मुबादला का तयन बैरूनी करेंसी की तलब और रसद की कुफ्तों से होता है। अगर बैरूनी करेंसी की रसद उसकी तरफ से ज़्यादा हो तो शरह मुबादला कम हो जाएगा, इसको हम क्या कहते हैं, डेप्रिसिएशन कहते हैं। और अगर जो है तलब और रसद के मुकाबले में ज़्यादा हो तो शरह मुबादला बढ़ जाए तो इसे हम क्या कहेंगे, एप्रिसिएशन कहेंगे। एप्रिसिएशन जिसमें कदर बढ़ जाए, और डेप्रिसिएशन जिसमें जो है ना शरह मुबादला कम हो जाए उसकी शरह। सो ये आपने दोनों पॉइंट्स याद रखने हैं। एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन में डिफरेंस आ सकता है, सो उस टाइम पे आप कंफ्यूज ना हो, सो इसको जो है ना आपने मार्क कर लेना है। उसके अलावा इसमें जो है फ़वाइद आ जाते हैं, ये भी आपने IMF वगैरह ये जो पूरे अदारे हैं बैनुल अक़वामी एजेंसियाँ हैं, ये आपको पता होना चाहिए। जो कर्ज़े वगैरह के होते हैं ना, ये सारे मामला जो है IMF देखता है मुल्कों के दरमियान। तो ये आपने फ़वाइद याद कर लेने हैं, नुकसानात देख लेने हैं। यानी ये फ़वाइद और नुकसानात ऊपर वाले भी थे ना, ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मे बी के पेपर में आ जाए, तो इसलिए मैंने आपको एक दफ़ा बता दिया कि अगर आ गए तो इस पे जो है ना मेरा यानी आपने अच्छे तरीके से याद कर लेना है। ठीक है, सो ये आपका यहाँ पे जो है चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। होप सो कि आज का लेक्चर आपको पसंद आया। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।